हेलो फ्रेंड्स। सो हम लोगों ने गॉस थ्योरम कर लिया है। और गॉस थ्योरम के बाद जो मैंने आपसे बात करी थी कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है उसका वर्किंग मीन्स एप्लीकेशंस है, जहाँ से हर साल बिना नागा एक क्वेश्चन जो है वो बिना गैप के हर बार एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो ये एप्लीकेशंस को आपने ये समझ लेना कि ये तो हर कीमत में अपने को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो जितनी भी एप्लीकेशन है, ये 5 एक हैं शायद। तो उन एप्लीकेशंस को एक को भी अपना लूज नहीं रखना है, बहुत अच्छे से स्ट्रांगली इसको तैयार करना है। और वो एप्लीकेशन जो है वो कॉम्पिटिशन्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास गॉस थ्योरम है। और गॉस थ्योरम के लिए आपको बस कुछ चीज़ें जो है बहुत अच्छे से याद रखनी है दोस्तों। वो ये है कि हम लोगों ने फ्लक्स जब भी निकालना है तो हमें इस फार्मूले को तो किसी भी तरह से उस रिक्वायरमेंट में भरना है दोस्तों। और वो आपको मालूम है ये। ठीक है दोस्तों। तो एक्चुअली क्या होता है कि बोर्ड ने भी क्या करके रखा होता है दोस्तों, बोर्ड ने जब भी आप एप्लीकेशन लगाते हो, मान लो आप उसको बीच में भूल भी जाते हैं, और अगर आपने फार्मूलेशन स्टार्टिंग में सही लिखी है तो इस पूरे फार्मूले को दोस्तों 1 नंबर की अवार्डिंग होती है। याद रखें, क्योंकि ये इसका हर चीज़ का एक मूल आधार माना गया है कि गॉस थ्योरम में ये तो लगना ही कि आपको कम से कम गॉस थ्योरम सही से लिखी है। तो हो सकता है कि अगर 3 नंबर की एप्लीकेशन है तो आपको 1 नंबर सिर्फ यहीं से मिलता है, याद रखें। ठीक है। अब अपने को ये तो मालूम होना चाहिए सबसे पहले, जो पहला वर्किंग टूल है वो आपने सीखना है कि एक्चुअली में गॉस थ्योरम की जो यूज़ है, या गॉस थ्योरम का असली जो पर्टिकुलरली यूज़ है वो किस चीज़ के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, गॉस थ्योरम जो है बड़ी आसानी से क्या निकालती है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाती है। ठीक है, क्या निकाल पाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इसको अपन लिख सकते हैं कि यूज टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यूज टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यही चीज आपको सीखनी है कि हाउ इट इज डन। ठीक है। तो इसमें आप एक चीज का ध्यान रखें कि अपने को हर बार क्या मिलेगा, हर बार आपको ईडीएस मिलेगा। ठीक है ना। और ईडीएस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी फोकस पे, या सॉरी किसी लोकस पे कांस्टेंट रहती है, तो ये तो अपने आप बाहर आ जाता है दोस्तों किसी भी सिचुएशन में। लेकिन डीएस का इंटीग्रेशन होगा। अब डीएस जो है आपको मालूम है यहाँ पे एरिया है, क्या है, एरिया है। अब किसका एरिया है वो उस जगह पे प्रॉब्लम बताएगी। लेकिन वो एरिया जो भी होगा, जैसे अपन कुछ बात करते हैं, जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट स्फेरिकल बॉडी, तो उसमें जो एरिया होगा आपको मालूम है, सरफेस एरिया की बात की जा रही है, तो वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। उसी तरह से आपको सिलेंडर के बारे में पता है, ये कितना होता है, ये होता है 2 पाई आर एच। ठीक है। आपने कौन भी पढ़ी हुई है, आपने जो है वो बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस रेगुलर वाली पढ़ी हुई है। तो मतलब कि उस समय पे जो सरफेस एरिया है जिसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रखी है, वो डिपेंड करेगा कि वो दोस्तों कैसा है। ठीक है। इसलिए लेकिन ये एक चीज़ पता है कि अपना डीएस जो एक छोटा सा एलिमेंट होगा, और उसको इंटीग्रेट करके अपने पास आने वाला है व्हाट इज कॉल्ड एज ए ले लो या डीएस ले लो, जो भी लेना है। तो ये कितना आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा दोस्तों। ठीक है। और इसके बाद जो उस तरफ से आपको दिखेगा वो क्या दिखेगा, क्यू नेट। ठीक है। और नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन। तो दोस्तों ये भी इंटरेस्टिंग है कि जो क्यू नेट है यहाँ पे वो कैसा है। ठीक है ना। क्यू नेट हो सकता है कि आपको बड़ी आसानी से निकाला जा सके, आप कर लोगे। या फिर आपको मालूम है कि क्यू नेट जो है सिचुएशन से आपको मिलेगा, जैसे द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए वायर। ठीक है ना। और वो वायर कैसी है, मान लो इनफाइनाइट है। तो आपको मालूम है वहां पे अपने को क्यू नेट निकालने में किसकी मदद लेनी है दोस्तों, हमें मदद लेनी है वहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी की। और हमारे पास अगर एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है तो वहां पे सरफेस आ गया दोस्तों। तो वहां पे हमें सिग्मा, सिग्मा मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी की मदद लेनी है। और इसी तरह से अगर हमारे पास एक बहुत ही इनलार्ज 3 डायमेंशनल बॉडी है, और तो उसमें अगर अपने को यूज करना है तो क्या यूज करना है, रो यूज करना है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो क्यू नेट कई बार सीधा मिल जाएगा दोस्तों, लेकिन कई बार आपको इन 3 पैरामीटर जैसे सिग्मा, रो और लैम्डा से आपको ये निकालना, जो कि हम पिछले चैप्टर्स में कर चुके हैं। तो बस बच्चों यही है कि हर बार आपको एस निकालना पड़ेगा, ई अपने आप निकलेगा कैसे, ये देखिए। ई अपन इसको क्या ले जाएंगे, इस तरफ ले आएंगे इसको, तो एप्सिलॉन यहाँ रहेगा। और इसके साथ एस जो है वो यहाँ आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे क्यू नेट आ जाएगा। आप देखना हर एप्लीकेशन में इसी तरह का थीम यूज होगा, लाइक दैट। ये इसलिए लिख रहा हूँ दोस्तों कि कई बार माइंड की स्टेट्स होती हैं, तो वो कई बार अपने को चीज़ें कई बार ना भूल जाती हैं। लेकिन जब अपने सॉफ्ट ट्रिक्स जो अपने वो रखे होते हैं ना अपने पास, तो वो चीज़ें भूलती नहीं है। वो डेरिवेशन में भले ही कुछ स्टेप्स भूल गए, लेकिन आपको जो ये
क्लिक पॉइंट है क्या, कि हमें रट लेना है कि ई एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन लेना ही है हर जगह पे। तो फिर वहां पे हो सकता है कि आपको याद आ जाए जो बाकी भी है। तो ये ट्रिक आपने पास जरूर रखी है, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में, तीनों में ये चीजें आपको अपने आप डेवलप करनी होती है। ठीक है, तो ये आ गया ई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब जो है ये लगभग जो है अपन हो ही गया। फिर भी मैं एक और चीज आपको सिखाना चाहूंगा, वो कई बार बोर्ड में अलग से पूछी गई है, और वो है दोस्तों दैट इज गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो गॉस से ही ये शब्द लग रहा है अपने को, ये गॉस की ही बात करेगा। तो गॉसियन सरफेस किसको बोलते हैं दोस्तों, इसकी डेफिनेशन है दोस्तों। तो कई बार डेफिनेशन में आपसे पूछा कि डिफाइन गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस में एक ही स्पेसिफिकेशन मानी गई है। पहले तो ये इमेजिनरी है, यानी इमेजिनरी एरिया बोल सकते हो, और सरफेस, क्योंकि दोनों टू डायमेंशनल होंगे। ठीक है ना, तो गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी एरिया है ना, एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड विल बी सेम। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस क्या होगा, एक इमेजिनरी सरफेस है जिसके लिए जो है वो सरफेस जो है वो, ये अपन देखेंगे कि किस तरह से ये आता है, क्योंकि इसमें आप ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं ये स्फेरिकली होगा, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सिलेंड्रिकली होगा, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये जो है वो कुछ और आकृति कुछ भी ले सकते हैं, जैसे पिरामिड या ऐसे करके। लेकिन ये इसमें आपको देखना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या बताती है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ तो आप समझ भी जाओगे। जैसे मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास जो है एक पॉइंट चार्ज है। ठीक है ना, ये है पॉइंट चार्ज है, तो आपको इसका गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। शर्त क्या है, शर्त ये है कि इसके हर बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जानी चाहिए, कांस्टेंट हो जानी चाहिए। तो आपने क्या किया, आपने एक जो है कॉन्सेप्ट आपको याद है कि आपने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स उठाए इस तरह से, और इन सारे पॉइंट्स की दूरी इस चार से क्या ले ली दोस्तों, आर ले ली। ठीक है, अब इन सारे लोकस को मान लो इसको अपन सारे लोकस को जोड़ दें, ये लोकस मीन रास्ता। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमने जोड़ दिया। अब इसके बाहर ये, अब इसमें तो आप जैसे अपने भरना चाहो तो आप इसमें ढेर सारे पॉइंट भर सकते हो, और आपको मालूम है कि ये ढेर सारे पॉइंट जो है वो फिक्स दूरी पे होंगे, और वो है आर। और आपको ये भी मालूम है कि ई जो है वो प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के। तो आर सब जगह कांस्टेंट हो गया, तो इन सारे बिंदुओं पे एटलीस्ट व्हाट आई एम टॉकिंग, वो ध्यान देना दोस्तों, मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ, डायरेक्शन नहीं बोल रहा हूँ। इसलिए क्या हो गया, इन सारे पॉइंट्स पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये जो एक इमेजिनरी सरफेस बना दोस्तों, ये क्या बन गया, इसका नाम पड़ गया गॉसियन सरफेस। और यहाँ पे इसका इसकी जो आकार है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, शक्ल है, वो कैसी है, वो है स्फेरिकल। क्लियर हो गया दोस्तों। अब इसको इमेजिनरी क्यों बोला, इसलिए बोला क्योंकि ये फिक्स नहीं बोल सकते। जैसे ये इस आर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, आर डिस्टेंस के लिए तो फिक्स है। अब अपन चाहें तो, अब देखो एक चार्ज के लिए हाउ मेनी गॉसियन सरफेस, ये बोर्ड में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और ये एमसीक्यू में भी आ सकता है और कंपटीशन में भी आ सकता है, कि किसी भी चार्ज या पॉइंट चार्ज के लिए कितने गॉसियन सरफेस आप ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, आंसर आएगा इनफाइनाइट, क्योंकि आपको बस जरा सा आर वेरी करना है, और आप चाहें तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे जो इस पॉइंट चार्ज के लिए, या चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, उसका जो गॉसियन सरफेस है, वो उसका जो थ्री डायमेंशनल व्यू है वो कैसा हो जाएगा, वो थ्री डायमेंशनली के मतलब का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे एक इस तरफ एक प्रोफाइल बनाया है, तो वो हर जगह प्रोफाइल बन जाएगा ना, इस तरफ भी बन जाएगा, अंदर की तरफ भी बन जाएगा। तो ये पूरी तरह से एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनेगा, और जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ये जो गॉसियन सरफेस है इसको क्या बोलेंगे अपन, स्फेरिकल या स्फेयर बोल सकते हैं। ठीक है ना, आ गया दोस्तों समझ में। तो अब देखो, उसी तरह से अगर मान लो कि ये अपने पास क्या है, एक वायर है, थोड़ी सी छोटी सी ले लेते हैं, और वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, वो क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज होने की वजह से अब आप इमेजिन करो कि उसके बाहर अपन खड़े हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको सिखाया कि वो हमेशा 90 डिग्री पे कंडक्टर को छोड़ेगी। तो हमने क्या किया,
हमने इमेजिन किए कुछ पॉइंट ऐसे करके सब जगह पे 3D में, ठीक है, ये कर लिए। लेकिन उन पॉइंट्स में एक चीज का रखा ध्यान कि वो सारे पॉइंट इस वायर से इक्वल दूरी पर है, और इक्वल दूरी कौन सी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इस वायर की जो फील्ड है वो ऐसे निकल रही है बाहर को सब जगह, यहाँ भी निकल रही है। तो ये फील्ड जो है इन पॉइंट्स पे पहुंच रही है मान लो। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को अपन ने जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोफाइल बनेगा, यहाँ पे जो पॉइंट होंगे वो सब वायर से क्या होंगे दोस्तों, इक्वल दूरी पे होंगे, और ये सारे पॉइंट्स इसकी इन इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो महसूस करेंगे। तो अपन इसको जो है ऐसे सोच सकते हैं कि अगर ये अपन जो है मान लो ये अपने पास एक स्केल है दोस्तों, ये इसको ऐसे रख लिया, तो एक लाइन यहाँ भी बनेगी, 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 तो 3 डायमेंशनल व्यू हो जाएगा इसका। और इस तरह से आप ऐसा सोच रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारी लाइनें रखी हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो ये लाइनें जो हैं आप जैसे उसको जोड़ दोगे तो वो उसके टॉप प्रोफाइल में आपको ऐसे दिखेगा, क्योंकि सब जगह वो लाइंस खड़ी हैं। और जैसे इसको बच्चों सारी चीज को कनेक्ट कर देंगे तो ये कैसे दिखेगा, ये आपको एक सिलेंड्रिकल प्रोफाइल दिखता हुआ नजर आएगा। समझ आ गया। तो इस वायर के कारण बाहर एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनेगा। और आप इमेजिन करो कि आप एक जगह खड़े हैं और आप चारों तरफ, मतलब चारों तरफ क्यों बोल रहा हूँ, आगे पीछे लेफ्ट राइट है ना, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, तो चारों तरफ वो पॉइंट ढूंढे जा सकते हैं जहां पे आपके द्वारा पहुंचाई गई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो एक प्रोफाइल को जैसे जोड़ोगे तो वो प्रोफाइल कैसा दिखेगा, सर्कुलर। सर्कुलर मतलब डिस्क टाइप का दिखेगा। और जैसे आपने देखा सीडी केज आपने देखा हुआ है, तो सीडी केज में जब एक सीडी होती है तो पता नहीं चलता, लेकिन जब आप नंबर ऑफ सीडीज उसके ऊपर रखते हैं तो वो पूरी तरह से बाहर से कैसे दिखता है दोस्तों, सिलिंड्रिकल। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो हमने सीखा है वो क्या है, गॉसन सरफेस का फंडा है। तो इस तरह से पॉइंट चार्ज का भी सीख लिया इस तरह से। तो ये है वो दोस्तों कहानी की गॉसन सरफेस क्या है। गॉसन सरफेस की इमेजिनरी सरफेस है किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाहर, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैग्नीट्यूड जो है वो हर बिंदु पे सेम रहता है। अगर ये सेम नहीं रहता है तो उसको गॉसन सरफेस होने का हक नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान देना है। गॉसन सरफेस एक आर्बिट्रेरी सरफेस भी है, क्योंकि ये डिपेंड करता है किसके ऊपर दोस्तों, ये डिपेंड करता है द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आप इसको चैलेंज से ये नहीं बोल सकते कि हर बार ये स्फेरिकल रहेगा, हर बार ये सिलिंड्रिकल रहेगा। ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरह की सिचुएशन ले रहे हैं। ठीक है ना, तो बी केयरफुल। Okay, now we are going to start the applications, and the first application is electric field due to infinitely long uniformly charged conducting wire. ठीक है ना, ये पहली एप्लीकेशन है दोस्तों उसकी। तो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू सम assumptions, जिसमें अपन क्या बोलेंगे कि वी हैव एन wire who is infinitely long and uniformly charged. So we have taken one segment of the wire, क्योंकि अब अंत तो आप नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन अपने को पता है कि मैंने इसके सामने खड़ा हूं। तो P यहाँ पे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है दोस्तों, जो R दूरी पर है वायर के कौन सी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, याद रखें। तो हमारा मुद्दा क्या है कि वायर के सामने अपन खड़े हैं यहाँ पे, और इस वायर की फील्ड निकालने के चक्कर में है कि P पर कितनी महसूस होगी, राइट। तो इसमें आपकी मदद करने जा रही है गॉस थ्योरम। तो अब जो अपने ध्यान देना है आपको वो ये है कि ये P पॉइंट यहाँ पे है, और इस P पॉइंट को दिमाग में रखते हुए हमें क्या करना है, एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करना है। तो उसके लिए आपको P जैसे वो सारे पॉइंट ढूंढने हैं जो उससे इक्वल डिस्टेंस पे हों। तो आप समझ चुके हैं, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ उसके बाद कि कैसा प्रोफाइल बनने वाला है। वो प्रोफाइल इस तरह से होगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक P माना जाएगा। ऐसा क्यों माना जाएगा, क्योंकि भाई ये भी वही पॉइंट है जो इसके R दूरी पर है, यहाँ भी कोई पॉइंट है वो भी R दूरी पर है। और ये सारे पॉइंट जो है, बल्कि यहाँ पे प्लेनर सरफेस है, तो आपको मालूम है कि 3D में ये कैसे दिखेगा, ये इस तरह मतलब सब जगह होंगे ये पॉइंट ऐसे घूम के। ठीक है ना, तो जैसे अपन इस प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे तो 3D में ये प्रोफाइल कैसा बन जाएगा, सिलिंड्रिकल, है ना, इस तरह से। तो ये क्या बन गया, इस P पॉइंट को समझ में रखते हुए उसका हमने क्या बना लिया, सिलिंड्रिकल प्रोफाइल बना लिया। ठीक है, ओके। अब अगली बात अपने को करनी है कि P पॉइंट जो है दोस्तों, उस P पॉइंट को अपन क्या करेंगे, एक ऐसा समझेंगे कि अब देखो पूरा सरफेस एरिया तो आपको दिख ही रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसको, इस वाले सरफेस को
या अपने पी पॉइंट जो है उसको एक छोटे से सरफेस में क्या कर लेंगे, उसको छोटे से सरफेस में एज्यूम कर लेंगे, और वो छोटा सा सरफेस क्या ले लेंगे अपन, आप इसको डीएस ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार आपको मालूम है कि जो डीएस वेक्टर होगा, जिसको अपन क्या नाम डालते हैं, एरिया वेक्टर, वो इस तरह से आ जाएगा। और उसी के साथ कौन सा आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, वो भी इस तरफ आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको पहले ही सिखा चुका हूँ, ऑलवेज लीव और एंटर द चार्ज्ड कंडक्टर परपेंडिकुलरली। तो ये वही हो रहा है। तो ई वेक्टर और डी एस वेक्टर ये दोनों साथ में हो गए इस छोटे से एरिया के लिए। समझ आ गया, बस यही चीज अपने को पकड़नी है, फिर अपने आप ये आर्टिकल आपको समझ आता चलेगा कि अब मैं जो बोलूंगा आपने लिख लेना है, मैं नहीं लिख रहा हूं, आपने लिखना है कि लेट अस कंसिडर एन यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, let P be the point of observation at perpendicular distance small r from the wire, where we want to find the electric field intensity due to this wire। ये हो गया इसका प्लेटफॉर्म। फिर उसके बाद आपको लिखना है कि नाउ कंस्ट्रक्ट अ गॉसियन सरफेस ऑफ डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर, दैट इज, अब आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं कि भाई गॉसियन सरफेस क्या है, आप समझ गए कि गॉसियन सरफेस आर डिस्टेंस वाला बनेगा, क्योंकि आर डिस्टेंस के ऊपर बहुत सारे पॉइंट उसमें इंक्लूड कर लिए जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या बनी रहेगी दोस्तों, सेम बनी रहेगी। ठीक है, तो यही चीज अपने यहाँ पे लिख ली है, समझ ली है। अब आगे बढ़ेंगे अपन। तो ये सब करने के बाद अपने को क्या करना है कि सिंस बाई गॉस थ्योरम, तो ये मैंने आपको बोला कि कुछ भी भूल जाए आप इसको बिल्कुल रट लें, और इसको लिखना नहीं भूलें। इसमें नहीं, ये नहीं लिखा तो पूरा एक नंबर जाएगा आपका, ये आप लिख दें पहले से, ठीक है ना। ये मेन पंच है इसका कि सिंस बाई गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, और क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, है ना, जो हमने ये लिया था एरिया, तो फॉर डी एस एरिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा दोस्तों, हम लिखेंगे उसके लिए ई डी एस, यही से स्टार्ट लेंगे। ठीक है, और आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस 0 डिग्री, और ये क्या बचेगा, ई डी एस, क्योंकि कॉस 0 कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी हो गया। अब जो है ये क्या किया हमने, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक का निकाल लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि क्यू नेट कैसे निकाला जाए। तो हमें पता है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो हमें लिखना पड़ेगा कि लेट लैम्डा बी लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा को क्या मान लेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो हमें ये सिखाती है, इट इज टेलिंग अस द चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ पे जो यूनिट लेंथ है हम ये मान लेंगे, क्योंकि हमने उस इनफाइनाइट बार का एक हिस्सा ही उठाया है दोस्तों। तो ये याद हो गया, तो इस हिस्से में जो चार्ज आएगा वो कितना हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। ठीक है ना, तो इसको क्यू नेट भी ले सकते हो, तो ये अपना आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। ठीक है, तो ये हो गए दो पंच अपने। अब अपने को गॉस थ्योरम में जाना है, तो हम गॉस थ्योरम हमें क्या सिखाएगी, गॉस थ्योरम में सिखाएगी कि भाई हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस, इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस। ठीक है ना, क्योंकि ईडीएस का मायने आपको पता है कि ईडीएस बचा कॉस 0 हो चुका है ना, ये आ गया एस, और नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, है ना। तो ईडीएस, और इस तरफ से क्या लिखा अपन ने, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों जो मैंने टूल आपको सिखाया था, देखो उसकी बारी आई गई। ई यहाँ पे सब जगह उन पॉइंट्स पे कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन सिर्फ किसकी होगी, डीएस की, इज इक्वल टू ये आ जाएगा क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, और देखो लास्ट पंच आ गया ना, जो मैंने पहले सिखाया था, ये वही नौबत आ गई कि ई इंटू एस आ गया। तो अगर यहाँ पे ये ना भी लिख के सीधा ई एस भी लिखते हैं, लेकिन नहीं लिखना चाहिए यार, आप एक ही काम करना कि मतलब 3 नंबर से या 5 नंबर की डेरिवेशन होती है, तो उसमें ज़्यादा शॉर्टकट नहीं अपनाने चाहिए, आप अच्छे से ही लिखे, आपको पता है। ठीक है,
ES आ गया दोस्तों, और यहाँ पे क्यू नेट। अब क्यू नेट जो है यहाँ पे आप लिख सकते हो दोस्तों लैम्डा इंटू एल, क्योंकि दिस वी हैव सॉल्व्ड ऑलरेडी, तो ये आ गया एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको बाहर निकालना है या इसको एलिमिनेट करना है दोस्तों, तो वो अपन कर लेंगे। ये आ गया अपना E, और यहाँ से आएगा लैम्डा एल, और ये आ गया एप्सिलॉन, और S जो है यहाँ पे लिख दो। फिर आपको पता है कि S क्या होना चाहिए। S है दोस्तों द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। लेकिन ये कौन सा सरफेस एरिया है वो भी आप ध्यान से रखें कि ये सरफेस एरिया है कर्व्ड सरफेस एरिया, इट इज नॉट द टोटल। तो आपको याद है कि ये जो होता है वो होता है 2πRH, जिसको अपन लिख देंगे डॉट लगा के 2πR और H। अब आपको पता होना चाहिए R तो इसका रेडियस है और H क्या है, इसकी हाइट है। तो ये जो अपन ने L यूज करी हुई है, ये इसके लिए क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी। इसको अपन लिख लेंगे दोस्तों दैट इज लैम्डा एल, और ये हो गया 2πRH आ गया। समझ आ गया सबको। तो H जो है, H की जगह पे अपन ने क्या यूज करना है, L कर लिए, सॉरी, ठीक है। अब जो है दोस्तों इसको अपन जो है L से L को कैंसिल कर लेंगे, और फाइनली अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी वो होगा, ऊपर रह जाएगा लैम्डा, और नीचे अपन लिखेंगे आराम से 2π नॉट, और ये हो जाएगा R। सो ये जो है दिस इज द डिजायर्ड एक्सप्रेशन, ये हो जाएगा डिजायर्ड एक्सप्रेशन, ठीक है ना। अब इसमें आप देख पा रहे हो कि ये सारे लोग जो हैं वो तो कांस्टेंट है, तो फिर रिलेशन क्या बचा फाइनली, E और अपॉन R। तो इन पंचेस पे सीबीएसई में बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, जो इन आर्टिकल का निचोड़ होता है। याद रखें, तो ये चीज़ जो है वो आपको एमसीक्यू में पूछी जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इनफिनिटी लॉन्ग और चार्ज वायर इज following the relation as E proportional to 1 upon R, E proportional to 1 upon R square, E proportional to 1 upon R cube, E proportional to 1 upon 4 की पावर या R की पावर 4। तो आपको वहां पे अगर ये याद नहीं आ रही यार इसमें क्या लिखेंगे अपन, तो भूल गए तो आपको इस चीज को याद रखना कि इसमें रिलेशन फॉलो हो रहा है E प्रोपोर्शनल टू R। ये देखो ये R अकेला है, स्क्वायर नहीं है, क्यूब भी नहीं है, ना ही 4 है। तो बस उसके बाद इसका ग्राफ जो है आपको मालूम है कैसा आएगा, ये ग्राफ आएगा पैराबोलिक, है डिक्रीजिंग डाउनवर्ड, ठीक है। अब इसमें एक और चीज आपने, ये तो मैंने इसकी एप्लीकेशन को डिस्कस कर लिया, अब आपने एक और चीज डिस्कस में डालनी है, और वो क्या करना है, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही उसको यहाँ पे डालें, क्योंकि ये किलिंग ऑफ टाइम होता है। लेकिन बोर्ड वाले जब आपकी कॉपी बहुत अच्छे नंबर लाती है तो ये मिस्टेक मानी जाती है। देखो इसमें आप ये नहीं भूल सकते कि ये भी एक सरफेस एरिया ही होता है, किसका, सिलेंडर का, बिकॉज वी हैव टू surfaces vertical up and vertical down which are actually circles, and one is curved surface area which is just a plane। वो आपको पता है, उसको काट दो तो वो फ्लैट प्लेन की तरह दिखता है। तो ये जो दोनों हैं ये भी तो हैं। जिस तरह से दोस्तों हमने यहाँ पे जो अपना डीएस लिया था, तो आपको यहाँ पे भी शो कर देना है। चलो भैया हमने यहाँ भी ले लिया, ठीक है। तो ये वाला जो डीएस होगा इसको अपन नाम डाल देना डीएस, ये तो डीएस है, इसको DS1 वेक्टर डाल दो, कोई इशू नहीं। इसको डाल दो DS2 वेक्टर, है ना, बहुत मजेदार चीज है। तो ये चीज क्यों ली जाती है दोस्तों, क्योंकि आपने इग्नोर कर दिया, आपने तो मैथ्स और फिजिक्स दोनों को पायलट कर दिया। आपने तो कर्व्ड सरफेस एरिया लिया और वो बोलेगा मुझे भूल गए, अपर और डाउन मैं भी तो एरिया हूं। तो आपको बताना पड़ेगा वहां पे कि ये देखो ये एरिया वेक्टर हो गया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो जैसी है वो वैसी रहेगी, वो क्यों बदलेगी, वो तो वायर के परपेंडिकुलरली है। तो एरिया वेक्टर डीएस और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो गया, यहां भी देख सकते हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इन दोनों में जो एंगल आ गया वो कितना आ गया, 90 डिग्री का। और आपको मालूम है कि आप ऐसा लिख सकते हो कि फॉर DS1 एंड DS2, ठीक है ना। क्या लिख सकते हो कि जो अपन E और क्या लेंगे DS1, तो E डॉट DS1 और दूसरा क्या हो जाएगा E डॉट DS2, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो। क्यों हो जाएंगे जीरो, बिकॉज cos 90 क्या है, जीरो है, ठीक है। तो इसको यहीं पे चिपका दीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है ना, याद रखें, ठीक है ना। तो ये दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल एप्लीकेशन ऑफ द गॉस थ्योरम। तो ये पूरी 5 नंबर में किस तरह से पूछी जाती है दोस्तों,
वो 5 नंबर में ये 3 नंबर आपको यहाँ से दे देगा, और फिर 1 या 2 नंबर का इसी से रिलेटेड या फिर कुछ और गॉस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो उसमें डाल देगा। लेकिन ये अकेला जो डेरिवेशन है वो कभी 5 का नहीं आया है आज तक। ये सारी चीजें, ये डेरिवेशन, और पीछे आपको पूछ सकता है कि स्टेट गॉस थ्योरम, तो वहां से स्टेट गॉस थ्योरम से आपको दे देगा वो 1 नंबर, और फिर उसका मैथमेटिक्स पूछ रहा था तो उसका दे देगा 1 और नंबर, तो 2 नंबर वहां से मिल जाएंगे, और फिर 1 नंबर इस डेरिवेशन से मिलेगा। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन भी जेई में इसका ग्राफ आता है, याद रखें। ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग शेल वर्ड यूज करेगा। SHELL, आपने SHAL पढ़ा हुआ है ना, तो ये शेल है। तो शेल का मतलब होता है खोल बच्चों, खोल मतलब कि विच इज एम्प्टी इनसाइड, लाइक यू कैन प्रेडिक्ट ए फुटबॉल। तो फुटबॉल को अपन बड़ी आराम से क्या बोल सकते हैं, शेल। हालांकि उसको एम्प्टी इसलिए नहीं बोलते अपन क्योंकि उसमें गैस अंदर होती है, तो ऐसे सोच सकते हैं, मतलब कि चलो ठीक है, गैस को इग्नोर कर दो। तो ऐसी वो चीज, जैसे अपन एक मेटल का क्या बनाए दोस्तों, एक मेटल का अपन ने क्या बनाया, गेंद बनाया, एक बॉल बना ली, ठीक है। तो वो जो गेंद है वो कैसी है, अंदर से पोली है। तो उस वाली गेंद को अपन शेल वर्ड में डालते हैं, शेल मतलब खोल में, तो ये स्फेरिकल खोल रहेगा दोस्तों, और ये मेटल है। अब यहाँ पे आपको एक वर्ड नहीं यूज करेगा, वो है इनफाइनाइट। यहाँ इनफाइनाइट कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपकी जो शेल है वो एक फिक्स रेडियस की है, और वो रेडियस आ गया दोस्तों आर, है ना। और फिर इसके ऊपर जो है चार्ज है, ठीक है, ये इसके ऊपर चार्ज आ गया। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि अब इस सेल की आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वायर में क्या दिख रहा था, वायर एक सॉलिड चीज थी, और वो उसमें ऐसा कुछ ना, वो डेंस थी और बिल्कुल लीन थी, पतली थी, और हमने सिर्फ उसके बाहर की कल्पना करी। लेकिन सेल में फिर जो है आपके पास कितनी कल्पनाएं आएंगी, आपका एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ भी एग्जिस्ट करेगा दोस्तों, सरफेस के ऊपर भी करेगा और अंदर भी करेगा। इसलिए ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी में चला जाता है, और वो भी 5 नंबर का आता है। तो अभी तो हमें सिर्फ आपको प्लेटफॉर्म बनाने आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कनेक्टिंग सेल ऑफ रेडियस आर की बात की जा रही है। आपको प्लेटफॉर्म कैसे बनाना कि लेटेस्ट कंसिडर, तो कनेक्टिंग वर्ड जब भी यूज होगा दोस्तों, तो आप आंखें बंद करके डिसीजन ले सकते हो कि ये मेटल है। तो अगर कनेक्टिंग शब्द नहीं यूज करेगा तो क्या यूज करेगा, मेटल, है ना। तो सीबीएसई में ये नहीं कि मिले जुले नामों से बच के रहें, क्योंकि आगे जो ये आर्टिकल आएगा वहां शेल वर्ड नहीं यूज होगा, लेकिन स्फेयर जूर यूज होगा, है ना। तो वहां पे इसी जैसी एप्लीकेशन होगी हूबहू, और पता लगा कि जो पूछा है वो आपने नहीं करी, आपने दूसरी कर दी। तो शेल ठीक है, एक मेटल की बनी हुई है, लेकिन सेल क्या मेटल की बनी होती है हमेशा, ये तो कंट्राडिक्शन हो गई ना। जैसे आप प्लास्टिक की गेंद देखते हो, तो प्लास्टिक गेंद तो है, वो कनेक्टिंग थोड़ी ना हो गई, वो तो इंसुलेटर है दोस्तों, लेकिन वो सेल है क्योंकि वो अंदर से पोली है। आया समझ में। इसलिए हर चीज को समझ के चलें कि कंडक्टिंग मतलब मेटल का बना हुआ। क्लियर हो गया। तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड टू यूनिफॉर्मली चार्ज कनेक्टिंग सेल ऑफ रेडियस आर में अपना ये ले लिया है। तो लेट अस कंसीडर में भी ये लिखोगे, लेट अस कंसीडर ए मेटालिक सेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर हु हैज गिवन अ चार्ज क्यू। उसको अपन जो है वो चार्ज दे देते हैं कितना, क्यू, मतलब उसके पूरे सरफेस के ऊपर जो चार्ज मौजूद है वो अपन क्या मान लेंगे, क्यू मान लेंगे। और कुछ बुक्स में, कंपटीशन की बुक्स में इसको सिग्मा से भी सॉल्व किया जाता है, तो वो गलत नहीं होता है, वो भी सही है। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इसके ऊपर जो है वो सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, तो सिग्मा चार्ज डेंसिटी के हिसाब से मैं आपको इसको साइड में बाद में करा दूंगा। अपन एनसीईआरटी को अभी फॉलो कर रहे हैं, तो अभी इशू नहीं बनाना है उसको, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि मैनिपुलेशन और क्या हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन अपने को अभी सिंपल फॉर्मेट से चलना है, क्योंकि अपन सिग्मा इसलिए यूज नहीं कर पा रहे हैं अभी क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस है वो फाइनाइट है, ना कि इनफाइनाइट है, राइट। ठीक है, अच्छा। तो ये प्लेटफॉर्म बना लीजिएगा कि इसका रेडियस आर है, इसका चार्ज ये है और ये है, ठीक है ना। लेकिन अब अपने को ये सोचना है कि इसमें वी हैव 3 पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। पी अंदर भी हो सकता है, पी सरफेस के ऊपर हो सकता है, पी बाहर हो सकता है। ये बात को समझ से रखें, ठीक है। तो अपन पहले से स्टार्ट करेंगे क्या, कि व्हेन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एग्जिस्ट आउटसाइड, कि जब आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बाहर है, ठीक है दोस्तों। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, चलो डायग्राम अलग से बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है हमारा। ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बाहर वाला उठाना पड़ेगा,
और अगली बार हमें नई डायग्राम बनानी पड़ेगी। इस पॉइंट को दिमाग में रखते हुए हमने एक क्या बनाना है, गॉसियन सरफेस। ये आ गया दोस्तों गॉसियन सरफेस। लेकिन अब इस गॉसियन सरफेस का जो लोकस है वो कितनी दूरी पे होगा, वो दूरी होगी स्मॉल आर, है ना। और यहाँ पे दिख रहा है कि स्मॉल आर जो है वो ग्रेटर होगा किसके, रेडियस के। ठीक है, तो ये आ गया। अब अगला प्लेटफॉर्म क्या रहेगा, इस पॉइंट को दिमाग में रखते हुए हम क्या करेंगे, एक डीएस सरफेस उठाएंगे जो पी को अपने अंदर ले लेगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा अपना ई वेक्टर, और साथ ही में इसके साथ देगा कौन, डीएस वेक्टर। ठीक है ना। तो डायग्राम में बिल्कुल अच्छे से सुंदर करके दिखना चाहिए कि आपको फिजिक्स आ रही है। ठीक है, तो व्हाट वी डिड हियर, व्हाट भी हमने क्या किया, एक सेल ले ली थी और गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया है स्मॉल आर रेडियस का, और गॉसियन सरफेस के ऊपर एक छोटा सा एरिया जो है वो इन सर्कल किया है किसको, पी को अंदर लेते हुए। और फिर इस पी बिंदु पे देखा जा रहा है कि जो डीएस एरिया है, डीएस वेक्टर जो है और ई वेक्टर वो बाहर की तरफ है दोनों, और दोनों की दिशा सेम है। तो इसके अनुसार कि व्हेन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज एग्जिस्टिंग आउटसाइड, तो हमें क्या करना है, हमें सीधे लिखना है कि ई और एरिया, और फिर क्या आएगा, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, तो आप एक जरूर काम करें कि आप यहाँ पे गॉस थ्योरम की जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो जरूर लिख लीजिएगा। बार बार टाइम किल हो रहा है तो आप उसको जरूर लिखिए कि सिंस बाय गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है ना। तो नाउ वी हैव टेकन द फुल इंटीग्रेशन ऑफ ds इज a, या ds की जगह s लिख लोगे तो भी कोई बुरा नहीं होगा, है ना। ये लो, ये s लिख लिया। ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, e। अब इस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया कितना होगा, सर क्या होता है, 4πr²। ये ले रहे हैं, ये समझ आ गया। तो इसका गॉसियन सरफेस का जो एरिया कितना आ गया, 4πr², क्योंकि स्फेयर का सरफेस एरिया होता है। और ये क्या आ गया दोस्तों, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन। और बस अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया दोस्तों, क्या, दैट इज 1/4πε। ये नीचे आएगा ना सारे का सारा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, 4πε और r²। ठीक है, और ऊपर जो बचेगा वो क्यू बचेगा, क्या बचेगा, क्यू। क्यू नेट लिखो, क्योंकि अब क्यू नेट क्या, यहाँ पे डिस्क्रीट था चार्ज, कोई बढ़ घट नहीं रहा है, तो अपने इसको निकाल लिया। तो ये आ गई दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, आउटसाइड। क्या आ गई, आउटसाइड। ठीक है, समझ आ गया सबको। अब देखो सेकंड केस। नाउ पॉइंट जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, ऑन द सरफेस। कहाँ पे आ जाएगा, ऑन द सरफेस। तो आपको क्या करना है, ऐसे मतलब बता देना है कि हमें सब कुछ आता है। ये तो आ गया अपनी सेल, यही है, छोटी बन गई, आप इतने साइज का बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस जो बनेगा वो बिल्कुल उसको जस्ट अंदर ही रखेगा, मतलब कि जस्ट जो गॉसियन सरफेस है उसका भी रेडियस और जो सेल का रेडियस है वो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएंगे, बराबर। ट्राई टू इमेजिन, मतलब कि गॉसियन सरफेस जस्ट उतना ही है जितना कि सेल है। तो अपन यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। यहाँ पे अपन सिंपल क्या मैनिपुलेट करेंगे, आर को आर यूज कर लेंगे, और ई आ जाएगा दोस्तों क्यू अपॉन 4πε। अब छोटे आर की जगह क्या भर पाओगे, r², क्योंकि गॉसियन सरफेस और जो सेल का प्रैक्टिकल रेडियस है वो दोनों बराबर हो गए दोस्तों। तो ये क्या हो गया, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल डाली। ठीक है, ये हो गया पहला केस, ये हो गया दूसरा केस। अब आता है दोस्तों थर्ड केस, तो वो है इनसाइड, इनसाइड द सरफेस। ठीक है, और ये जो केस है दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, मतलब इसको अच्छे से सीख के चलें। अब इन साइड में देखिएगा कि हम लोगों ने वैसे ही वही सेल ले ली आर रेडियस वाली दोस्तों, और एज यूजली जो उसके ऊपर चार्ज है वो सरफेस के ऊपर बैठा हुआ है इस तरह से। लेकिन अब आपका पी पॉइंट आ गया अंदर, तो आपने क्या किया, अंदर के अंदर ही उसको दिमाग में रखते हुए एक गॉसियन सरफेस बना लिया, और वो फिलहाल आर्बिट्रेरली हम आर ले रहे हैं उसको। यहाँ पे आर जो है वो कैपिटल आर से छोटा रह गया। अब गॉस थ्योरम तो अपने प्रिंसिपल को लेके हटेगी नहीं, मानेगी नहीं। अब आप यहाँ पे देखें कि पॉइंट जब अंदर है तो अंदर जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर क्या कोई चार्ज है, आंसर आएगा नहीं, क्योंकि मेटल पोली हो चाहे होलो हो, ऑलवेज चार्ज एग्जिस्ट ऑन द सरफेस। ये मंत्र जो है अपने अंदर जो है वो संभालें, इसको रट लें, घोट लें, कुछ भी करें कि मेटल में विशेष गुण क्या होता है, मेटल का
जो सॉलिड रूप है या मेटल का होलो रूप है, चार्ज के लिए वो एक जैसा माना जाता है। क्या मतलब हुआ कि स्फेयर अगर भरा होगा अंदर से, सॉलिड होगा, कंडेंस होगा, तो भी चार्ज सरफेस के ऊपर ही जाके बैठेगा, कुछ भी कर लो। और अगर वो अंदर से होलो भी होता है तो भी चार्ज कहाँ बैठेगा? सरफेस के ऊपर। इसका मतलब यहाँ पे क्या पंगे पड़ेंगे दोस्तों? यहाँ पे पंगे पड़ेंगे ये, अपन लिख तो देंगे ई एस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन। तो यहाँ पे क्या है? ये क्या हो जाएगा? क्यू नेट क्या है? जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि अंदर तो चार्ज होता ही नहीं ना मेटल के, तो गॉसियन सरफेस के ऊपर चार्ज कितना आ गया? जीरो। और दोस्तों इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको जब स्टार्टिंग में जब इलेक्ट्रिक लाइंस के बारे में पढ़ाया था, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, तो मैंने आपसे ये बात भी करी थी कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है, क्योंकि उसमें वो विशेष गुण है कि वो अपने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर जो है जीरो कर लेता है। और वो जो है वो बाहर से अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ भी रही हो तो मेटल को वो क्रॉस नहीं कर पाती है। तो जब भी जैसे थंडरिंग हो या कोई चार्ज आपके ऊपर गिर रहा हो, तो हमें एक मेटालिक केज में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि मेटालिक केज मतलब पूरी तरह से घिरी हुई वस्तु, जैसे बस है, ट्रक है, या फिर अपनी कार है, तो वो मेटल से बनी होती है पूरी। तो अगर थंडरिंग हो रही है और आप उसके अंदर हो तो आप पूरी तरह से सेफ हो, क्योंकि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्रॉस करती ही नहीं है। इसलिए इसी 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 को बोलते हैं मेटालिक शील्डिंग। क्या बोलते हैं इसको? मेटालिक शील्डिंग। और एक और वर्ड यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो ये जो मैं मुंह से बोल रहा हूं आप इसको लिख लीजिएगा कि बट इज मेटालिक शील्डिंग या इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, दैट इज ऑलवेज द electric field inside the charged conductor is zero whether it is solid or it is hollow or cell type। ये हमेशा अंदर जीरो होता है। तो ये प्रमाण हो गया उस गवाही का कि गॉस थ्योरम ने भी प्रूव कर दिया कि वाकई में ही इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो होती है। ठीक है दोस्तों, अब जो है इसका सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट रूप जो है वो अपने को करना है, वो है इसका ग्राफ, द मोस्ट इंटरेस्टिंग। ठीक है दोस्तों, तो पहले केस में जब पॉइंट बाहर था तो हमने लिखा E प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर। जब पॉइंट ऊपर आ गया तो ये कितना हो गया? E प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर। और जब अपन अंदर के अंदर घूमते रहे तो ये कितना हो गया? जीरो। ठीक है दोस्तों, अब इस चीज को हम डायग्राम से भी सीखेंगे और इस ग्राफ को सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये देखो, ये है यहां से लेकर यहां तक का सफर। इस सफर को अपन लेंगे आर की शक्ल में। आर जीरो होगा तो सेंटर पे, आर कैपिटल आर होगा तो सरफेस पे, आर जो है वो मतलब बाहर का आर होगा तो ये बड़ा वाला आर होगा, मतलब कि इस वाले आर से भी बड़ा। तो आर जो है वो जीरो होने का मतलब क्या हो जाएगा? आर जीरो होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? जीरो। तो अपन इसी को ग्राफ की तरह सीखेंगे और ये ग्राफ जेई में पूछा जाता है, नीट में पूछा जाएगा। आपको पहचानना रहेगा कि किसका ग्राफ है। ये देखो, अब देखो, जब अपना आर जीरो है दोस्तों, क्या है? आर जीरो है, तो वो ये है। आर जीरो होने पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कब तक जीरो रखेगा? जब तक कि अपन सरफेस पे ना पहुंच जाए। ठीक है ना? इसका मतलब जब तक आर, ये वाला आर, ये देखो ये आर है ना, ये आर जब आर के बराबर नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनी रहेगी? बोलिएगा, जीरो। क्योंकि अंदर थोड़ी ना इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही आर आर के ऊपर पहुंचेगा, मान लो ये है वो बिंदु, तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या होगी? ई मैक्सिमम। ठीक है ना? ऐसा क्यों बोलेंगे? अगर E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है दोस्तों, तो ये डिस्टेंस वो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा सरफेस वाला, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सरवाइव भी करेगी। और सबसे वो छोटा होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? मैक्सिमम, क्योंकि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर। लेकिन आगे क्या होगा? ये मैक्सिमम नहीं होगी, बल्कि आर अब बढ़ेगा, तो वो कहाँ जा रहा है? डिनोमिनेटर में। और वो क्वोशंट को छोटा करेगा, यू मीन इट ना? इसलिए सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पाएंगे अपन? सरफेस के ऊपर। और उसके बाहर जाने पर ये घटती चलेगी, और घटेगी कैसे? इस रिलेशन को फॉलो करेगी, स्क्वायर वाले को। तो ग्राफ कैसा बनेगा दोस्तों? ग्राफ बनेगा ये पैराबोलिक।
समझ आ गया? तो दिस इज अ ब्यूटीफुल ग्राफ। तो यहाँ पे ये जो मैंने डॉटर लाइन शो करी है, ये आप नहीं करें, आप इस ग्राफ को सिंपल ऐसे करके, लेकिन ये डॉटर लाइन आपको इसलिए बताना जरूरी होती है कि आपको पता है कि R इज इक्वल टू कैपिटल R के ऊपर E मैक्सिमम थी, उसके बाद और बाहर गई तो ये घटती गई, ठीक है ना। सो दिस ग्राफ इज टू 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको अच्छे से करना है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होती है, ये भी आपको अच्छे से करना है। थैंक यू।